Hello friends, welcome back to Krishna's Academy. I hope you all are good. As we know, we completed the chapter Anatomy of the flowering plant in previous class. Today, we are starting a new unit, that is the genetics. And the first chapter of this unit is the principles of inheritance and variation. And the second chapter is molecular basis of inheritance. So, today we will start the first chapter, principles of inheritance. And our first topic will be Mendel and the garden pea, because many questions are asked in the related examination to the Mendel and the garden pea also. तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मेंडल एंड गार्डन पी। सिंपल शब्दों में कहें तो हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ही शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है, कौन कौन से मेन पॉइंट हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि आज की जो यूनिट हम शुरू कर रहे हैं वो है जेनेटिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स? द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। व्हाट इज हेरिडिटी? द इनहेरिट पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस और द प्रोसेस ऑफ द इनहेरिटेंस। एंड व्हाट आर द वेरिएशन? सम स्पेसिफिक कैरेक्टर जिसको हम आगे भी डिफाइन करने जा रहे हैं। द टर्म जेनेटिक्स वाज यूज्ड बाय द डब्ल्यू वेटसन। वेटसन वो व्यक्ति हैं जिसने सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म को यूज किया था। नेक्स्ट वन, व्हाट आर वेरिएशन? वेरिएशन क्या है? तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको हम समझें, द कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल बट आर एब्सेंट इन द अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, दैट इज इन पॉपुलेशन, एंड दीज कैरेक्टर्स हेल्प्स डिस्टिंग्विश अमंग देम। मीन्स क्या हुआ कि हर इंडिविजुअल के पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कैरेक्टर दूसरे इंडिविजुअल्स में नहीं होंगे, जो उसी पॉपुलेशन या उसी स्पीशीज के होते हैं, और इन्हीं की हेल्प से हम एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स बट वी हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स। सभी के पास बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर हैं, चाहे वो इंडिया में रहने वाला हो, चाहे अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे रशियन है, कोई भी हो। मार्फोलॉजी इज सिमिलर, एनाटॉमी इज सिमिलर, लेकिन मार्फोलॉजी में कुछ ऐसे फीचर जरूर होते हैं जिसकी हेल्प से हम आपस में आइडेंटिफाई करते हैं। यही क्या कहलाते हैं? वेरिएशंस होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज वेरिएशंस। दे आर द पिक्यूलियर कैरेक्टर और दीज आर द ओन प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। बाकी किसी के पास नहीं होते। जैसे आप देखते हो आपके घर में ही बहुत सारे सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, सब एक दूसरे को पहचान लेते हैं, लेकिन सभी के पास बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम ही है। भाई मेल और फीमेल में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाकी तो सारे फीचर सभी के अंदर सेम है। ओके, नाउ variations are generally categorized into two main groups. The first one is called as germinal variation and second is called as environmental variation. Germinal variations are those which takes place in germplasm or in genes, and the environmental variations are those which takes place in the body, not in the genes. That's why only the germinal variations are inheritable, which takes place in the germplasm or in the genes. Is it clear? वेरिएशंस का बहुत डिटेल है, लेकिन हमें यहां पर एक शॉर्ट इंट्रो इसका देना है, तो वो हमने आपको डिफाइन किया। नाउ द थ्री साइंटिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन आपको हमेशा याद रखना ही रखना है, जो बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल, फादर ऑफ जेनेटिक्स और क्लासिकल जेनेटिक्स, Gregor John Mendel. Gregor John Mendel is honored as father of genetics और क्लासिकल जेनेटिक्स। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है उन्होंने किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए? तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज द गार्डन पी। इट्स साइंटिफिक नेम इज पाइसम सेटाइवम। ओके, ध्यान रखेंगे, अगला साइंटिस्ट आ रहा है, वहां भी पी है लेकिन वो सीड पी है। नेक्स्ट, father of modern genetics, it is honor to W. Watson. इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। किस पर एक्सपेरिमेंट किए? एक्सपेरिमेंट ऑन सीड पी। द साइंटिफिक नेम इज लेथायरस ओडोरेटस। Another important person in the field of the genetics was T.H. Morgan. He is honored as father of experimental genetics, and the experimental material was the fruit fly.
Its scientific name is the Drosophila melanogaster. तो ये 3 पॉइंट्स आप पढ़ रहे हो जिसमें 6 क्वेश्चंस बनते हैं. मतलब हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स या हु इज फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल. एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ द ग्रेगर जॉन मेंडल वाज द गार्डन पी और द पायसम सेटाइवम. या गार्डन पी कहेंगे तो पूछ लें गार्डन पी का साइंटिफिक नेम कौन सा है. तो ये दोनों चीजें आपको साथ साथ रहती हैं. ऐसे ही फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स में 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, बल्कि 3 बन जाएंगे अभी जैसे मैंने आपको बताया. ऐसे ही फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में बनेंगे. तो ये याद रखना जरूरी है. अब आते हैं, जैसे हमारे टॉपिक का नेम था, हमें मेंडल के बारे में कुछ पढ़ना है और गार्डन पी के बारे में कुछ पढ़ना है, जिस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और रेगुलरली पूछे गए जो है क्वेश्चंस हैं एग्जाम में. फर्स्ट ऑफ ऑल, द बर्थ ऑफ द जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया जो कंट्री है इसमें इनका बर्थ हुआ. बाकी तो और भी बहुत सारी डिटेल पहले पूछी जाती थी, अब नहीं पूछी जाती. ऑस्ट्रिया का न्यू नेम चेकोस्लोवाकिया है. ये इनका बर्थ जो है सिलिशियन गांव में हुआ. इस सिटी का नाम था हाइजेनडॉर्फ. लेकिन अब इतना नहीं पूछा जाता, केवल इतना पूछा जा सकता है कौन से कंट्री में हुआ, तो ऑस्ट्रिया में हुआ. दूसरा, किस पर वर्क किया उन्होंने? आपको बताया गार्डन पी या पायसम सेटाइवम तक, और लंबे समय तक वर्क किया. कितना? 1856 टू द 1863, nearly 7 years. And after completion of their work, he published their results. कहां पब्लिश किए? He published his experimental results in annual proceedings of the Natural History Society of the Brunn. ये एक पेपर था, ब्रून सिटी जहां पर इन्होंने वर्क किया उसके अंदर इसको पब्लिश किया गया. टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. ओके, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट्स दिए थे. अब ऐसा भी नहीं है कि मेंडल ने केवल पी प्लांट पर यूज किया. इनके एक कंटेम्परेरी थे या फ्रेंड थे जिनका नाम था सी नेगली. ही वाज द फेमस प्लांट एनाटोमिस्ट. उन्होंने उनके साथ अपने रिजल्ट शेयर किए. उन्होंने सजेस्ट किया कुछ और प्लांट पर आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, तो उन्होंने क्या किया? कुछ और प्लांट पर किया. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से और प्लांट थे. तो देखें, मेंडल ऑल्सो वर्क्स ऑन hawkweed and the hyraceum. ठीक है. एंड द सेकंड प्लांट इज बीन और टेक्निकल नेम इज लैब. इन पर भी अपने एक्सपेरिमेंट किए. फिर ये पूछा जाता है कि मेंडल वाज द फर्स्ट हु यूज्ड द गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. नो. एक बुक आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, नाम दे रखा है बिफोर मेंडल गॉस एंड नाइट ऑल्सो यूज द पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट. ओके. अब आता है कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, इस पर क्वेश्चन आता है. कितनी वैरायटी को सेलेक्ट किया था, कितने कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था, तो इसमें भी देखें कुछ इंटरेस्टिंग है. इनिशियली मेंडल टेक द 34 वैरायटी ऑफ द पी, बट दे गेट रिड्यूस टू 22, एंड फाइनली ही वर्ड टू ऑन 14 वैरायटीज और द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टर. मतलब उसने शुरुआत की थी 34 वैरायटी से या 7 पेयर ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टर से, जो फिर रिड्यूस हुए कितना? 22 वैरायटीज में, यानी कि 11 पेयर ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टर में. लेकिन फाइनल जो उसने कंक्लूजन रिजल्ट दिया है वो कितने पर दिया है? 14 वैरायटीज, यानी कि 7 पेयर ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टर पर दिया गया है. नाउ पी प्लांट के अंदर जो डिप्लॉयड नंबर है क्रोमोसोम का वो होता है 14, और हैप्लॉयड नंबर कितना हो गया? यानी कि n इज इक्वल टू 7. तो टोटल 7 क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट हैं इसके हैप्लॉइड नंबर में. तो जो 7 कैरेक्टर्स ने चूज किए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पर नहीं थे, ये केवल और केवल 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे नंबर वाइज. ठीक है, आउट ऑफ 7 क्रोमोसोम्स. ओके, सारे के सारे एक पर नहीं थे, ध्यान रखेंगे, अलग अलग नहीं है, क्योंकि अभी देखें कौन से नंबर पर क्या प्रेजेंट था उसके बारे में. नेक्स्ट वन. In this table, we will discuss how many characters, which was the dominant, which was the recessive, and on which chromosome it was present. So the character and the traits which was selected by the Mendel. Okay. The first character was related to the height of the plant, and there are 2 traits, either tall or the dwarf. Tall was the dominant and the recessive was the dwarf.
टू कैरेक्टर्स रिलेटेड विद द फ्लावर, दो कैरेक्टर फ्लावर से रिलेटेड हैं. फ्लावर कलर डोमिनेट इज पर्पल एंड व्हाइट इज रिसेसिव. फ्लावर पोजीशन एक्सियल पोजीशन और द एपिकल इन पोजीशन. कलर ऑफ द पॉड यानी कि पॉड कलर इट इज ग्रीन and the yellow, green was dominant and yellow was recessive. Pod shape inflated and constricted. Seed color yellow and green and the seed shape round and wrinkled. एक तो डिफरेंट ये करेक्टर पूछे जा सकते हैं, कौन सा था कौन सा नहीं था. ओके, चार ऑप्शन में से आपको ऑड वन आउट निकालना होगा. या ये पूछते हैं कि फ्लावर से रिलेटेड कितने करेक्टर थे, पॉड से रिलेटेड कितने थे, सीड से कितने थे. तो आप देखें चार तरीके के करेक्टर हो रहे हैं. एक हाइट ऑफ प्लांट, दूसरा फ्लावर, तीसरा पॉड और चौथा क्या हो गया सीड. सीड में दो हैं, पॉड में दो हैं, फ्लावर में दो हैं, हाइट का एक ही है. फिर इसमें ये पूछ लेंगे कि विच वन इज द डोमिनेंट एंड विच वन इज द रिसेसिव, ये भी पूछा जाता है. और नॉट इन द नीट अदर एग्जाम्स में अगर हम कहें तो ये भी पूछा जाता है इनमें से कौन सा किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है. तो आप देखें यहां पर डिस्क्रिप्शन है. हाइट ऑफ द प्लांट का जो जीन था वो कहां प्रेजेंट था, क्रोमोसोम नंबर 4 पर. फ्लावर कलर का किस पर था, क्रोमोसोम नंबर 1 पर. फ्लावर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम नंबर 4. पॉड कलर क्रोमोसोम नंबर 5. पॉड शेप 4. सीड कलर 1. सीड शेप 7. तो आप देखो यहां पर ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर बहुत ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना जाए तो क्रोमोसोम नंबर 4 पर 3 कैरेक्टर्स हैं, क्रोमोसोम नंबर 2 पर 2 कैरेक्टर हैं और 5 पर 1 और 7 पर 1. तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, जो ऊपर लिखा था 4. कौन कौन से हो गए, 1, 4, 5, 7. किस किस पर नहीं है तो आप देखकर बताओ, 2, 3 एंड 6 पर नहीं है. क्लियर है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट बाय मेंडल. तो फर्स्ट वन, इट इज इजी टू हैंडल एंड ग्रो इन गार्डन. कोई भी जो भी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है वो ऐसा लिया जाता है इस पर ह्यूमन आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकें. नेक्स्ट वन, ये एनुअल प्लांट था, कैन ग्रो ट्वाइस इन ईयर. ठीक है, जिसकी वजह से फास्टर रिजल्ट हमें मिलेंगे. फिर सिंगल प्लांट से कहें, मोर नंबर ऑफ द सीड्स फ्रॉम द सिंगल प्लांट सो दे प्रोड्यूस मोर जनरेशन फॉर द स्टडी. आप देखते हो ना कि एक पी पॉड में कम से कम 4 या 5 जो हैं वो दाने निकलते हैं और एक पी प्लांट पर बहुत सारी पॉड आएंगी, तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो हमें बहुत सारी प्रोजेनी मिल जाएगी. जितना नंबर ऑफ प्रोजेनी हम स्टडी करेंगे उतना ही अच्छे रिजल्ट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ बाइसेक्सुअल फ्लावर, बेसिकली these are self pollinated, that is show autogamy, but artificial hybridization or the pollination can be done easily. Okay, next one, hybrids of the garden pea plants are also fertile. This is very important. जब भी हम कोई हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके नेक्स्ट जनरेशन पर कैसे इंपैक्ट आया ये तभी हमें पता चलेगा कि जब उसके हाइब्रिड फर्टाइल हों. अगर वो फर्टाइल नहीं है तो फिर उनसे आगे नेक्स्ट जनरेशन डेवलप नहीं हो सकती. तो इसीलिए ध्यान रखा जाता है जब भी हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा तो हम ये देखते हैं कि उनके हाइब्रिड फर्टाइल होने चाहिए. नाउ मेनी कंट्रास्ट कैरेक्टर आर प्रेजेंट विच आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल. जैसे आप देखें, आपसे कहा हाइट का कैरेक्टर है तो बिल्कुल डिस्टिंग्विश है कि एक बौना है और दूसरा कैसा है, टॉल है. मतलब इसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल कंट्रास्ट कैरेक्टर प्रेजेंट है और इसको आसानी से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का ग्रुप पूछा जाता है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले, उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए लेकिन वो पॉजिटिव नहीं मिले. तो व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द मेंडल. तो देखें, सेलेक्टेड प्योर लाइन्स फॉर द ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ द पी प्लांट. क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था. मेंडल ने काफी लंबे समय तक इस बात पर वर्क किया कि वो
प्योर प्लांट्स डेवलप करें, हाइब्रिड ना हो उनके अंदर, क्योंकि इससे पहले जितने साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने प्योर लाइन्स डेवलप नहीं किए थे, इसी वजह से उनके रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं मिल पाए। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द पी प्लांट विच इज सुटेबल फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, नेचुरल है, और हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है। तो एक बार हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद नेक्स्ट जनरेशन में ऑटोगेमी होगी, तो हम उसके कैरेक्टर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं आसानी से स्टडी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, इनहेरिटेंस ऑफ द सेम ट्रेट वाज स्टडीड फॉर सेवरल जनरेशन। मेंडल ने ऐसा नहीं किया, हाइब्रिडाइजेशन किया, एक जनरेशन में एक रिजल्ट बता दिया। आप पढ़ते हो ना कि पेरेंटल जनरेशन में हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, फिर उससे हाइब्रिड मिले, F1 जनरेशन में, फिर F2, F3, इस तरीके से कई जनरेशन तक उसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को स्टडी किया, तब जाकर उसने अपने रिजल्ट दिए हैं। फिर क्या है, फर्स्ट स्टडिंग वन ट्रेट एट ए टाइम, ठीक है, एंड लेटर ही स्टडिंग द 2 और मोर और 3, जो भी कहें, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया, जिसको आप पढ़ते हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, पॉली हाइब्रिड क्रॉस, ये भी उसने स्टडी किए। ओके, नेक्स्ट, मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द ईच जनरेशन। हर जनरेशन का एक प्रॉपर रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया। ओके, एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे, जितनी जनरेशन में देखा कितने तरीके के कैसे सीड मिलने, कैसे प्लांट मिलने, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया। और लार्ज सैंपल साइज होने की वजह से क्रेडिबिलिटी बढ़ी। एक नहीं, बहुत सारी जनरेशन में उसने स्टडी किया, और एक जनरेशन की बहुत सारी प्रोजेनी में उसने उसको स्टडी किया। नाउ नेक्स्ट, use the statistical method and the mathematical logics for their analysis of his result. ओके, ये फर्स्ट टाइम इसने किया था, ये इसके लिए ड्रॉबैक भी बना, भी हम आगे पढ़ेंगे। इसने सबसे पहले स्टेट का यूज किया, मीन, मीडियन, मोड, जो आप पढ़ते हो, ये सारे का स्क्वायर, की स्क्वायर, टेस्ट, ये सारे सब इसमें आते हैं अब जेनेटिक्स में। और मैथमेटिकल में कि उसने बाइनॉमियल एक्सप्रेशन से इसको समझाने की कोशिश की, कई तरीके से प्रोबेबिलिटी के बारे में उसने रूल को लगा के जो है नेक्स्ट जनरेशन में बताया कि फैक्टर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। नेक्स्ट, ही ऑल्सो मेड द रेसिप्रोकल क्रॉस। इससे करेक्टर की वैलिडिटी उसने चेक की, ये आगे हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो आज अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा टाइप्स ऑफ द क्रॉस, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस में होता है करेक्टर का एक्सचेंज करते हैं विद द सेक्स। एक बार जो करेक्टर हमने मेल के साथ लिया, अगली बार उसको फीमेल के साथ लेंगे, एंड वाइस वर्सा। नाउ नेक्स्ट, लकीली हम ये कह सकते हैं ऑल द 7 कैरेक्टर्स सेलेक्टेड बाय हिम वर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स और ऑन द सेम क्रोमोसोम्स डिस्टेंटली। इसका फायदा क्या हुआ उसको फायदा हुआ कि लिंकेज ने उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। बाद में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे मिले हैं जिनके अंदर लिंकेज प्रेजेंट है और जो मेंडेलियन रेशियो को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन ये उसका लक था, या हम कहें ये भी कह सकते हैं कि 34 वैरायटी से जो उसने रिड्यूस करके 7 पर आया, जिसमें रिजल्ट उसने अपने पब्लिश किए, तो हो सकता है कि उसमें से जिसमें से नहीं आ रहा था सही, उसमें से कुछ को एलिमिनेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट, द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट वर्क कोरिलेटेड विद द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। ये भी हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे मेंडल ने 1 जीन इनहेरिटेंस के बारे में क्या स्टडी किया। तो उसने जो पहले ऑब्जर्वेशन लिया प्रैक्टिकल का, जो उसको रिजल्ट मिला, उसके सैंपल से उसने रिजल्ट निकाला, फिर उसको मैथमेटिकली जो है अप्लाई करके उसको प्रूफ भी किया, मतलब दोनों चीजों को कोरिलेट किया कि मैथ का एप्लीकेशन करके उसको बताया कि भाई ये ऐसा हो रहा है, और उसको मैच किया उस रिजल्ट के साथ जो उसने ऑब्जर्व किया। ये सब मेंडल की सक्सेस के रीजन बने। अब क्या कंडीशन है देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। क्या हुआ, मेंडल ने अपने सारा काम कर लिया, रिजल्ट पब्लिश कर दिया, लेकिन फिर भी उसको क्रेडिट नहीं मिला। तो लिखा जाता है ऑल्दो द रिजल्ट्स ऑफ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1866, but no importance was given to his work until the death of the Mendel in 1884. ओके, मेंडल की डेथ हो जाने के बाद, बल्कि और भी अगर हम कहें इतना ही छोटा टाइम नहीं था, बल्कि 1900 में जब फिर से वर्क स्टार्ट किया गया, तब उसके वर्क को नोटिस किया गया। नीचे देखेंगे, नीचे लिखा है 3 साइंटिस्ट के नाम अभी हम लेंगे, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड द वॉन शेरमॉक।
अब क्या रीजन थे बिहाइंड द अननोटिस ऑफ द वर्किंग? देखें क्यों नोटिस नहीं किया गया। तो इसमें आता है सबसे पहले लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ द पेपर इन विच द रिजल्ट वाज पब्लिश्ड। ओके, जिस पेपर में इसको पब्लिश किया गया वो एक लोकल पेपर की तरह था। जैसे आप देखते हो ना, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, या कोई भी ग्रुप होता है वो अपनी पूरे साल की उसमें एक बुकलेट निकालता है, एक इस तरीके से मान लें। तो जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी, जो साइंटिस्ट लोग थे उस समय के हिसाब से, उन्होंने अपने ग्रुप बना रखा था, उसमें उसको पब्लिश किया। तो बहुत ही लिमिटेड सर्कुलेशन था। ऑस्ट्रिया बहुत छोटा कंट्री था, उसका भी एक्सपेंशन का सर्कुलेशन बहुत वर्ल्ड वाइड नहीं था, तो इसकी वजह से ये एक मेन उसका ड्रॉबैक रहा। दूसरा क्या था देखें, मेंडल्स कंक्लूजन about the heredity work ahead of his time. He used the statistical methods and the mathematical logic which were unfamiliar to the biologist of that time. इससे पहले बायो में मैथ का कोई कोरिलेशन नहीं था। हम ये कह सकते हैं ना, एक तरीके से एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं कि जो बच्चे जो हैं बायो में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं उनका मैथ वीक होता है, जो मैथ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनका बायो वीक होता है। मतलब कहते हैं ना हिंदी में कहें 36 का आंकड़ा होता है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि मैथमेटिकल एप्लीकेशन से हम बायोलॉजी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेबल एंड द नॉन ब्लेंडिंग डिस्क्रीट यूनिट फॉर द फैक्टर फॉर वेरियस स्टेट इज डिड नॉट फाइंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम देयर कंटेम्परेरीज। मतलब जो उसने बताया कि करेक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट के थ्रू वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, ये भी लोगों को जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट वन, देयर वाज नो फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर फॉर द मटेरियल दे वर मेड ऑफ। पहले तो यही पता नहीं चला कोई फैक्टर होता है, फिर ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि इसका केमिकल नेचर क्या है, ये किस तरीके के मटेरियल का बना है। तो ये चीजें मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, lack of confidence because he was failed to reproduce the result of the other plant। जैसे कि मैंने बताया मेंडल ने उन प्लांट के अलावा भी कुछ और प्लांट पर भी एक्सपेरिमेंट किए, पी प्लांट के अलावा भी एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसको सेम रिजल्ट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया और उसने उस चीज को आगे परस्यू ज्यादा नहीं किया। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ एग्रेसिवनेस इन हिज पर्सनालिटी। क्योंकि ये चर्च में प्रीस्ट की तरह काम करते थे, तो एक पोलाइट नेचर था, एक साइंटिस्ट की तरह इनका एग्रेसिव नेचर नहीं था। नेक्स्ट वन, द साइंटिस्ट वर एंगेज्ड इन द डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दैट इज द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का भी जो आप पढ़ते हो 1858 में इसको दिया गया और 1900 तक लगातार लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया। इसको कहा जाता है कि जो पीरियड था इसको कहते हैं रोमांटिक पीरियड ऑफ डार्विनिज्म, और इसने बहुत बड़ा सेटबैक दिया मेंडल्स के वर्क के लिए। तो दीज आर सम रीजंस बिहाइंड द बिहाइंड द व्हाई द work of Mendel remain unnoticed. Now next one and the last one of today's topic. In 1900, the three botanists Hugo de Vries from the Holland, Karl Correns from the Germany, and the E.V. Schermock from Austria experimented independently and found the Mendel's law to be correct. These three scientists are called as rediscoverer of Mendelism. ये वो साइंटिस्ट हैं इनको क्रेडिट दिया जाता है कि ये रीडिस्कवरर हैं किसके, मेंडलिज्म के। अब इसमें से दो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, और वो क्या है देखें। ह्यूगो de Vries found out the original paper of the Mendel and get it published in Flora in 1901। क्या मतलब है, फ्लोरा आज भी सबसे रिनाउंड जो है जनरल माना जाता है। इसमें वो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं जो ऑथेंटिक माने जाते हैं, और वर्ल्ड की हर लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी मींस कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज जहां पर रिसर्च होते हैं उसमें इस पेपर को रखा जाता है। तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उनके वर्क का, लोगों ने इसको पढ़ा, उसको माना और उस पर डिस्कशन किया, और बाद में
इनका वर्क नोटिस में आया और इनको ऑनर मिला एज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स। नाउ नेक्स्ट वन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने उस समय कोई लॉ कंपाइल नहीं किए थे, उसने जनरलाइजेशन दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के, जिनको बाद में कंपाइल किया गया। और कंपाइल करने वाला कौन था? कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस raised the status of the two Mendel's generalization to the level of the laws of heredity, law of segregation and the law of independent assortment। ये दो लॉ जो हैं दिए गए, किसने बनाए? कार्ल कॉरेंस ने इसको कन्वर्ट किया, जिसको आजकल हम पढ़ते हैं। ये उस फॉर्म में नहीं थे, मेंडल ने इस तरीके से नहीं दिया था। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप अच्छी तरीके से याद कीजिए। इसमें से जो भी चीज़ मैंने पॉइंट बताए हैं उनको जरूर ध्यान रखना है। खास तौर से 3 साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन, उनसे रिलेटेड जो हैं प्लांट्स जिसके ऊपर या एनिमल्स जिसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। नेक्स्ट वन आपको बताया कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर चूज किए थे, वो आपको पढ़ना है। उनमें कौन कौन सी ट्रेट थी, कौन सी ट्रेट डोमिनेंट थी, कौन सी रिसेसिव थी, ये आपको याद करना है। और फिर इनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट होते हैं कि वाई ही सेलेक्टेड द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, या क्या उसके सक्सेस के रीजन रहे, क्यों उसका वर्क अननोटिस रहा, इन सबको आपको देखना है। तो आज यही कंप्लीट करते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा सजेशन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं और अच्छा कर सकूं। मैंने आपसे भी कहा है कि आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है और कहाँ आपको किस तरीके के इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपके कौन से टॉपिक ऐसे वीक हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है, जो लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी बताया है, पर्सनल सजेशन दिए हैं कि प्लीज़ आप इन टॉपिक पर भी हमें नोट्स जो हैं प्रोवाइड करें, एक क्लास जो है वो अरेंज करें। तो थैंक यू टू ऑल।